सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे गुरुजी ने 25 दिन के अंदर संज्ञा प्रकरणम को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, एकदम सरल तरीके से। और आज हम सभी लोग संज्ञा प्रकरणम के ऊपर सभी सूत्रों के ऊपर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पहला प्रश्न, पाणिनि जी ने पाणिनि अष्टाध्यायी में हलन्त्यम एक बार पढ़ा है, किंतु श्रीमान भट्टो जी दीक्षित जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हलन्त्यम हलन्त्यम 2 बार पढ़ा है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि हलन्त्यम और आदिगंत्यम संहिता इन दोनों सूत्रों के बीच अन्योन्याश्रय दोष है, अतः इस दोष के निवारण के लिए श्रीमान भट्टो जी दीक्षित जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हलन्त्यम हलन्त्यम 2 बार पढ़ा है। आगे आप बोलिए मुकेश जी। हलन्त्यम आदिरन्त्यम संहिता इन दो सूत्रों में अनुनाश्रय दोष कैसे है? तो हलन्त्यम आदिरन्त्यम संहिता इन दोनों सूत्रों में अनुनाश्रय दोष कैसे है? तो एक नियम है, वाक्यार्थक ज्ञाने पदार्थक ज्ञानम कारणम, वाक्यार्थक ज्ञाने पदार्थक ज्ञानम कारणम। तो यहाँ इसका अर्थ है तो यहाँ हल, तो यहाँ 3 शब्द, हल अंत्यम उपदेश ना, तो हल अंत्यम उपदेश। तो यहाँ पे हल पदार्थ, जब हल पदार्थ का ज्ञान नहीं बोलो, हल पदार्थ के ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं, यहाँ पे हल पदार्थ का ज्ञान करने के प्रश्न क्या हुआ है? हलंतम आदि अंत्यम संहिता में अनुनासिक दोष कैसे है? तो बोलिए ना ठीक से, कैसे है अनुनासिक दोष? एक न्याय है, वाक्यार्थक ज्ञाने पदार्थक ज्ञानम कारणम। इसका अर्थ है ये वाक्यार्थ के ज्ञान के प्रति पदार्थक ज्ञान कारण होता है। तो हलंत्यम हल पदार्थ ज्ञान, हल पदार्थ जब तक हल पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा जब तक हल पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अंत पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उपदेश पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हलंतम इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। ये तो जब तक तो यहाँ पे हल पदार्थ का ज्ञान है, नहीं, यहाँ पे अंत पदार्थ का ज्ञान है। यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो अंत्य। यहाँ पे उपदेश पदार्थ का भी ज्ञान है, उपदेश आद्योच्चारणम। यहाँ पे किंतु यहाँ पे हल पदार्थ का ज्ञान नहीं है, अतः हल पदार्थ ज्ञान करने के लिए हलंत्यम ये सूत्र आदिरन्त्यम संहिता इसके पास जाएगा। तो यहाँ आदिरन्त्यम संहिता इसमें भी ये न्याय लगेगा, इसका वाक्यार्थक ज्ञान है पदार्थक ज्ञानम कारणम। इसका अर्थ है यावत ज्ञान नहीं, वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण होता है। तो जब तक आदि पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अंत पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक सह पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जब तक इत पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आदिरन्त्यम संहिता इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। तो इसीलिए लेकिन यहाँ पे आदि पदार्थ का ज्ञान है। यस्मात् परो अस्ति पूर्वो नास्ति सो आदि, अंत पदार्थ का भी ज्ञान है। यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो अंत्य, यहाँ स पदार्थ का भी ज्ञान है, स पदार्थ का भी साहित्यम। किंतु यहाँ पे इस पदार्थ का ज्ञान नहीं है, अतः इस पदार्थ के ज्ञान के लिए करने के लिए आदिरन्त्यम संहिता ये सूत्र हलंत्यम इस सूत्र के पास जाएगा, अतः तो इसके पास जाएगा। अतः यहाँ पे अनुनासिक दोष है कि हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ, हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थे इत पदार्थ ज्ञानात इत पदार्थ ज्ञानम, और इत पदार्थ ज्ञानाधीनम हल पदार्थ ज्ञानम, हल पदार्थ ज्ञानम, हल पदार्थ ज्ञानाधीनम। पदार्थ क्या बोलना है? हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थम हल पदार्थ ज्ञानाधीन इत पदार्थ ज्ञान बोल रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। हल पदार्थ ज्ञानाधीनम, हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ ज्ञानम, हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ ज्ञानम, इत पदार्थ ज्ञानाधीनम हल पदार्थ ज्ञानम। बोलो 3 बार। हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ ज्ञानम, इत पदार्थ ज्ञानाधीनम हल पदार्थ ज्ञानम, हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ ज्ञानम, इत पदार्थ ज्ञानाधीनम हल पदार्थ ज्ञानाधीनम, हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इत पदार्थ ज्ञानम, और इत पदार्थ ज्ञानाधीनम हल पदार्थ ज्ञानम। जी, अन्ना से इसका लक्षण है स्वज्ञप्ति जिन ज्ञप्तिकत्वम अन्य नाशयत्वम।
स्व हल पदार्थ है, तद ज्ञप्ति तीन ज्ञप्तिकत्वम इत पदार्थ है। फिर से स्व इत पदार्थ तद ज्ञप्ति तीन ज्ञप्तिकत्वम हल पदार्थ है। अतः अनुनासिक दोष है, इसका वारण कैसे हो? क्या प्रश्न है? हलंतम आदि अंत्यम सहित इन दोनों सूत्रों में अनुनासिक दोष है, इसका वारण कैसे होगा? हाँ, हलंत्यम आदि अंत्यम सहित इन दोनों सूत्र में अनुनासिक दोष है। इसके निवारण के लिए श्रीमान भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम हलंत्यम 2 बार पढ़ा है। तो एक पहला हलंत्यम आवृत हलंत्यम, दूसरा पाणिनिकृत हलंत्यम। तो आवृत हलंत्यम का अर्थ है हाँ ठीक है। आप इधर से हो गए हैं कितने? 1 2 3 4 हो गए। अब इधर से भी बोलना है क्या? 1 2 फिर क्या बोलेगा? एक इधर से बोलेंगे, एक हाँ बीच में वो भैया हैं, क्या नाम, प्रांशु भैया हैं। हाँ तो बीच में प्रांशु भैया हैं। क्या दो उधर, उधर दो, वो लोग बोलेंगे, उनको दो भैया को। फिर वो बोले, फिर तुम बोलना। फिर ऐसे करके एक उधर से बोलेंगे, हाँ ऐसे करके बोलो। क्या बोलना है? माइक इधर दे दो भैया, तो माइक है, दे दो माइक। अनुनासिक दोष का निवारण कैसे होगा? क्या प्रश्न बता दीजिए उनको, क्या है अनुनासिक दोष का निवारण कैसे है? उनके बाद फिर आप बोलिए क्या। अनुनासिक दोष का निवारण कैसे है? तो श्रीमान भट्टो दीक्षित ने हलंत्यम हलंत्यम 2 बार इसलिए हलंत्यम हलंत्यम 2 बार पढ़ा है, और हलंत्यम आदि से इन दोनों के बीच अनुनासिक दोष है। तो इस कहते हैं कि अनुनासिक दोष का वारण क्या है? क्योंकि इसमें 2 हलंत्यम है। तो पहला हलंत्यम है आवृत हलंत्यम और दूसरा हलंत्यम है पाणिनिकृत हलंत्यम। तो आवृत हलंत्यम का अर्थ है कि हल सूत्र के अंत की संज्ञा होती है। तो हल सूत्र है, इसलिए उसके अंत की संज्ञा हो जाएगी। अंतला की है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो हमें इत पदार्थ का बोध हो जाएगा, जिससे आदि अंत्यन संहिता इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा अंत्यन तथा आदि अंत्यन तथा आदि मध्य का नाम स्वच्छ संज्ञा स्यात्। तो अंत इत है, हल का ला, और आदि वर्ण है वरट का हा। अंत्यन तथा आदि है हल, और मध्यगामी वर्ण है यावारा ला, यमंगरणा, झाभा गड़दा, जावा गड़दा, खाफा छाठा थ चाटता, कापा सा 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 हा। यह मध्यगामी वर्ण है। और सस्य आदि वर्ण सस्य हकार से संज्ञा बोध को भवति। सस्य आदि वर्ण से संज्ञा बोध को भवति। हा से स्वयं का भी बोध हा कर लेगा, तो जिससे हल कहने से हयावा ला इत्यादि वर्णों का बोध होगा। और हकारादि लांत समुदाय घटक वर्णन बोध भवति। हल उक इत्यादि प्रत्याहार इस तरह सिद्ध हो जाएंगे, और जिससे हमें हल पदार्थ का भी बोध हो जाएगा। तो हलंत्यम इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, जिससे इसका अर्थ होगा उपदेश में विद्वान अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो जैसे अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगा हलंत्यम, इसका अर्थ है उपदेश में विद्वान अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो हल सूत्र है इसलिए उपदेश है, आइए जो सूत्र है इसलिए उपदेश है, और अयुज का इसलिए उपदेश है, और जो अयुज का चा है उसकी संज्ञा हो जाएगी। और फिर लगता है आदि अंत्यन संहिता, इस सूत्र का अर्थ है अंत्यनिता सह आदि मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा स्यात्। अंत इत है, अयुज का चा, आदि है अयोण का आ, अंत्यनिता सह आदि है अच, मध्यगामी वर्ण है आ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ। और स्वस्य आदि वर्ण से अकार से संज्ञा बोध को भवति, यानी कि स्वस्य आदि वर्ण ये अपना भी बोध करा देगा, तो जिससे आकार का भी बोध हो जाएगा। तो हम आज कहने से आ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ इनका भी बोध हो जाएगा, जिससे अकारादि चांद समुदाय घटक वर्णन बोध भवति कहने से आच हाल इक इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए पाणिनि जी ने, इसलिए श्रीमान भट्टो दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम हलंत्यम 2 बार पढ़ा है। सुमित जी अब आप बताइए।
उपदेशे उपदेशे नासिकित उपदेशे नासिकित ये 4 पद का सूत्र है। उपदेशे अच अनुनासिकित, उपदेशे सप्तमांत पद है, अच प्रथमांत है, अनुनासिक प्रथमांत है और इत भी प्रथमांत है। इसका अर्थ है उपदेश में विद्वान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। प्रतिज्ञा अनुनासिका इसका विग्रह है प्रतिज्ञा नासिक्या में शांत प्रतिज्ञा नासिक्या। पारणिया इसका विग्रह है पारणी वर्णा पारणिया वर्णा। लड़ सूत्रस्था वर्णेन इसका विग्रह है लड़ सूत्रे तिष्ठति इति लड़ सूत्रस्था चासो वर्णा लड़ सूत्रस्था वर्णा अत्यंत लड़ सूत्रस्था वर्णेन। रा प्रत्याहार बताइए आप आज। युवराज भाई बताइए रा प्रत्याहार। हरा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगा, उपदेश है, जब नासिकी थी, उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो यहाँ पे लड़ सूत्र है इसलिए उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे हलंत्यम सूत्र लगेगा। ये कहता है हलंत्यम उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। यहाँ पे लड़ के ड़ा की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। अपना नाम बोल करके बोला करिए, सब लोग पहले अपना नाम बोल दिया करिए। हाँ जी। तो अब यहाँ पे लड़ में जो लड़ के ड़ा की लड़ में जो ड़ा है उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो क्या देख रहे हो? जैसे कोई विशेष क्या हो गया? तो यहाँ पे आदि संज्ञा किसकी किए हैं? लड़ में जो ड़ा है ड़ा की संज्ञा किए हैं। किसकी संज्ञा होती है जी? उसको माई को रा प्रत्याहार बनाने के लिए किसकी संज्ञा करते हो? अनुनासिक अच की। कौन है महाराज? किसकी संज्ञा करते हो? लड़ में जो आकार है, की करते हो क्या? लड़ में जो आकार है, हाँ, लड़ में कौन वाला आकार है? हरस्व का है, किसका आकार है? कहाँ पर? ला का आकार, हाँ? ला का आकार, हाँ, ला का आकार, हाँ, ला का हाँ, उसकी क्या होती है? इस संज्ञा होती ये है। क्या बोल रहे थे? ला हाँ? ड़ा की संज्ञा होती है जी बताओ। ड़ा आज है क्या? नहीं है, उससे होगी संज्ञा? नहीं होगी। किससे? हलंत्यम से। हलंत्यम से संज्ञा नहीं होगी ड़ा की? हलंत्यम से, ड़ा की किससे ही संज्ञा होगी? हलंत्यम से। हाँ, हलंत्यम से। किससे नहीं होगी? उपदेश से अनुनासिक इससे नहीं होगी ना। जी। ये क्या कर रहे थे? ये बताओ, अब इनको बता दो थोड़ा ठीक से। ड़ा की क्या होगी क्या नहीं होगी बताओ। रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई। नहीं, ड़ा की किससे संज्ञा होगी किससे नहीं होगी ठीक से बताओ। ड़ा की हलंत्यम इस सूत्र से इस संज्ञा होगी, उपदेश से अजनासिक इस सूत्र से नहीं होगी। हाँ, आप बोल रहे थे आप जो बोल रहे थे वो नहीं है, गलत है। वो गलत है। हाँ, फिर से कहिए। फिर से सिद्ध करिए। रा प्रत्याहार। रा प्रत्याहार। हरा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, सूत्र लगा, उपदेश है, अनुनासिक की थी। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। तो लड़ सूत्र है इसलिए उपदेश है, उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या? तो हलंत्यम लगेगा। हलंत्यम में विद्यमान अनुनासिक कौन है? लड़ में जो ला का आ हाँ, उसकी बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? ला का उसकी क्या इस संज्ञा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ला के की संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पे तो आदिरंतेन सहेता सूत्र ये कहता है आदि अंतेनितः सा आदि। ये क्या है? आदि अंतेनितः सा आदि क्या है? ला का ये क्या कहता है? क्यों? इसका अर्थ क्या कहता है ये आदिरंत? आदिरंतेन सहेता ये अर्थ कहता क्या है है? अंतेनितः सा आदि मध्य का नाम संज्ञा ये क्या कहता है आदिरंत से? इसका अर्थ क्या अच्छे से बताइए। अंतेन इतः सा आदि मध्य का नाम संज्ञा स्वसचा संज्ञा स्यात्। अब आगे तो बोलिए। अंतेनितः क्या है? ला लड़ में जोड़ा अंतेनितः सा आदि क्या है? ला का अंतनित क्या है? हाँ? अंतनित क्या है? ला का हाँ, अंतेनितः सा आदि आप क्या बोल रहे थे? आप अभी क्या बोल रहे थे आप? ड़ा। इधर पढ़ के बोलो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। जिसको बोलना हुआ करे बीच में आ जाओ। अभी क्या इधर आओ। मैं हाँ, तुम्हें जो बोलेगा वो बीच में आएगा। हाँ, अभी क्या बोल रहे थे? ड़ा लड़ में जोड़ा हाँ, तो सही बोलिए। अब बोलिए आगे। ला के की ला का आदि है क्या? ला तो स्व से आदि वर्ण से मतलब आदि अंतेन ईता क्या होगा? लड़ तो स्व से आदि वर्ण स्व से आदि वर्ण से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छे से बताइए। फिर से बताइए। अंतेनितः सा आदि क्या हुआ? ला का गलत है। तो आपको नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है आपको।
दूसरे को दे दीजिए, शिवा को दे दीजिए। तो आपको नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई सूत्र लगा उपदेश है अनुनासिक एत। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है। लण सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक है लकार उत्तरवर्ती अकार, तो इसकी इस संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र लगा आदिर अंतेन सहिता, ये इसका अर्थ है अंते नेता सहित आदिर मध्यगानम संज्ञा सस्या संज्ञा स्यात्। अंतेन इत है लकार उत्तरवर्ती आकार, आदि है ला, उसके मध्यगामी में है ला, और सस कहने से ला अपना ला अपना रा किसका? स्वस्य कहने से स्वस्य आदि वर्णस्य रकारस्य बोधो भवति, जी। रेफस्य बोधो भवति, अर्थात रा रा कहने से रा ला इन दो वर्णों का बोध होता है। ठीक। गौतम जी आप बताइए। आप प्रत्याहारे स्वीताम्ना ग्रहण अनुनासिका इत्यादि निर्देशात नहीं यत्र का कार्य पर्यच कार्यम दृश्यते। ये संस्कार जी अर्थ पंक्ति का अर्थ बोलिए। आपने बोलिए प्रत्याहार काम बोल के बोला करिए, पूछ ले रहे हैं क्या बात। प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। अनुनासिक इत्यादि निर्देश से पता चलता है। जब प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्णों को ग्रहण करेंगे तो आज पर में है रिल्लिक का, तो और रिल्लिक का और अनुनासिक के सी के ई को यण होकर अनुनासक बनने लगेगा। ये अनिष्ट रूप बनेगा और पाणिनि जी ने अनुनासिक बनाया, और जब और अनुनासक ये अनिष्ट रूप बनेगा, इसलिए प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करते हैं। आगे नहीं यत्र का कार्य क्या नहीं यत्र का कार्य परे अच कार्यम दृश्यते, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। ये ककार के परे अच नहीं दिखता आप अच्छे से नहीं बता रहे हैं, अनुनासिक में। बोलिए, ठीक से कहो। ठीक से बताइए भैया। ककार के परे रहते अनुनासिक में अच नहीं दिखता। और नासिक में अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। अनुनासिक अच नहीं दिखता। नासिक अच्छा नहीं दिखता। अच्छे से बताइए भैया। ककार के परे रहते ककार कहाँ है यहाँ? ककार ककार कहाँ पास है? नहीं यत्र ककारे परे अच कार्यम दृश्यते। ठीक से बताइए भैया। ककार के परे अच का नहीं होता। ककार कहाँ पास है, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं। समझा के बताइए भैया। आगे वाले को दे दीजिए, आपको नहीं आ रहा है। जो अनुनासिक में का है, ककार के परे अचकार्य नहीं होते हैं, यणाधिकार्य नहीं होते हैं। क्या पता चला? इसे पता चलता है कि अनुनासिक के इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला? इससे प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। समझ गए जी। इससे यही ना पता चल रहा है जी। इसी का ना आप ये बता रहे हो कि प्रत्याहार में क्या नहीं होता है। एक संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर यण प्राप्त नहीं है, इसलिए यह प्राप्त नहीं है कि हम नहीं किया। यण नहीं कहा भैया? कहीं अनुनासिक के सी के ई में। हाँ, इससे क्या पता चला कि यहाँ पर प्रत्याहार में यहाँ पर मैंने कहीं भी प्रत्याहार में प्रत्याहार में किसी भी प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। समस्या नहीं। हाँ, अब आगे भैया प्रश्न संस्कार प्रत्याहार आगे बोलिए। प्रत्याहार छोड़ना नहीं है, बोलते रहना। प्रत्याहार सिद्धाम गणम अनुनासिका इत्यादि निर्देशात् न यत्र ककारे परे चकारं दृश्यते। अर्थात प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। अनुनासिक इस निर्देश से पता चलता है, क्योंकि अनुनासिक यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण करने लगेंगे तो अनुनासिक यहाँ पर सी का ई और का आज पर में मिल जाएगा, क्योंकि का आज में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? किस पंक्ति का? प्रत्याहार इस्लाम नगर अरे तो हो गया हमारा, उधर बता दिए ना। आ बोलिए आप। आदि अंत्य नित्यता सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। अर्थात आदि अंत्य सहिता इस सूत्र के द्वारा की गई जो संज्ञा है उसको संज्ञाएं हैं इस सूत्र के द्वारा की गई जो संज्ञाएं हैं उसको उनको प्रत्याहार इस शब्द से व्यवहित किया जाता है, जैसे अच अच अट अल हल इत्यादि।
आगे बोलिए, आदित्य भैया आगे बोलिए। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, ये 3 पद का सूत्र है। उकाला अच हरस दीर्घ प्लुता, उकाला समस्त प्रथमांत है, अच प्रथमांत है, हरस दीर्घ प्लुता ये समस्त प्रथमांत है। उकाला का वाह का विग्रह है उश्च 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 इति वाह। उश्च 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 इति वाह, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। उकाला का विग्रह है वाह काले उकाले सा उकाला, इसमें बहुव्रीहि समास है। और हरस दीर्घ प्लुता में हरस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति हरस दीर्घ प्लुता, इसमें एतेषां समाहार हरस दीर्घ प्लुता, इसमें समाहार द्वंद्व समास है। उकाला वाह में हरस्व दीर्घ को मिलाकर दीर्घ बनता है और दीर्घ प्लुतु को मिलाकर प्लुतु बनता है। प्लुतु के मतलब उ में जस व्यक्ति में जस व्यक्ति के बहु प्रथमा के जस व्यक्ति में वाह बनता है। किस शब्द का बनता है? हाँ, वह किस शब्द का रूप है? उ बताइए। बताया उ के उ में प्रथमा के जस व्यक्ति में वाह बनता है। उ शब्द से प्रथमा के जस व्यक्ति में प्रथमा के बहुवचन में क्या बनता है? बहुवचन में वाह बनता है। बहुत बढ़िया, बताइए ना इसे क्या। अब उकाला, समझ में ना आया तो उकाला आप में पूछ सकते हैं क्या? दिलदार खुश होकर के क्या पूछिए। उकाला में बहुव्रीहि समास है। कैसे है? उकाला में बहुव्रीहि समास है, कहते हैं जहाँ बहुव्रीहि समास होता है प्रथमांता नाम समानाधिकरणं च बहुव्रीहि। अब यहाँ पर प्रथमांत तो है उकाल प्रथमांत तो है, लेकिन समानाधिकरण नहीं, क्योंकि उ का काल के साथ उ क्या वर्ण है और काल क्या अधिकरण है। अब काल अधिकरण कैसे है? काल अधिकरण कहते हैं जन्या नाम जनक काला जगता माश्रयो मिता मता। अब जन्य नाम जनक काला, कोई भी कार्य जन्य नाम जनक काला, जन्य का जनक काल है, आश्रय जन्य नाम जनक काला, जगताम आश्रय जगत का आश्रय काल है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य का काल में ही होता है, काल के अतिरिक्त कोई काल नहीं होता, इसलिए काल के अधिकरण है। कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य नहीं होता काल के बिना कोई कार्य नहीं होता। काल में ही सभी कार्य काल में ही होता है, काल के अतिरिक्त कोई किसी में नहीं होता। उच्चारण भी क्या होगा? काल में ही होगा, वर्णों का उच्चारण भी काल में ही होगा। तो उच्चारण का अधिकरण कौन है? काल, इसलिए यहाँ पे काल अधिकरण है और उ वर्ण है। तो हम यहाँ समानाधिकरण कैसे है? तो समा कहते हैं उ का सोच्चारणाधिकरण काल सदृश काला, इसके साथ लक्षणा करते हैं। जब लक्षणा कर देंगे उ का सोच्चारणाधिकरण काल सदृश इसके साथ लक्षणा करते हैं, इसमें लक्षणा करते हैं। उ का सोच्चारणाधिकरण काल सदृश, इसमें लक्षणा करते हैं। तो उ का अर्थ हो जाएगा उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश काला, काल सदृश काला, ये काला यस उकाला का हो जाएगा उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश काला यस्य अचः सा अच हरदीर्घ क्रमेण हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा से। लेकिन अन्य पदार्थ कौन है? हरस दीर्घ प्लुता यस्य अचः अन्य पदार्थ कौन है? यस्य अचः अच्छा अन्य पदार्थ कौन है? अच्छा अतः क्या हो जाता है? अतः क्रम से हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाती है। संज्ञा हो जाती है, ठीक है। यानी किसकी होगी रस संज्ञा? किसकी होगी? एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक की हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा क्रम से हो जाएगी। किसकी होगी रस संज्ञा? एक बताओ। एक मात्रिक की हरस संज्ञा होगी एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश काला यस्य अच यस्य अच सा अच हरस संज्ञा स्यात्, हरस संज्ञा का स्यात् दीर्घ उकारोच्चारण दीर्घ द्विमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य अचा सा अच दीर्घ प्लुत संज्ञा का स्यात् दीर्घ संज्ञा का स्यात् त्रिमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य अचा सा अच प्लुत संज्ञा का स्यात्। अब हरस दीर्घ तो यहाँ पर क्रम से हरस दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाएगी। अब हरस दीर्घ प्लुता, इसका विग्रह है हरस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति हरस दीर्घ प्लुता। अब ये बताइए अमृत जी, ये बताइए कि हरस दीर्घ प्लुता यहाँ कैसे बना? क्योंकि यहाँ समाहार द्वंद्व समास हुआ है। समाहार द्वंद्व समास में हरस दीर्घ प्लुतम बनता है,
सनपुंसक, क्योंकि सनपुंसक क्यों बनता है इसमें? नपुंसक से नपुंसक लिया जाता है, नपुंसक में एक वचन में हरदीर्घ प्रथम बनता है। एक वचन ही क्यों क्योंकि होता यहाँ है? पर समुदाय के प्रधान होते हैं और अव्यय तिरोहित होते हैं। किसमें समाहार प्रधान द्वंद्व होते हैं? समास में समुदाय प्रधान होते हैं, अव्यय तिरोहित होते हैं। अवयव 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 तिरोहित होते हैं, इसीलिए समुदाय एक है। समुदाय कहते तो हैं। यहाँ पर इसलिए एक वचन होगा, समुदाय एक है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो आमदा एक है, एक वचन होता है। और इतर इतर द्वंद्व समास में बहुवचन होता है, क्योंकि इसमें अव्यय प्रधान होता है और समुदाय तिरोहित होता है। यहाँ पर अव्यय बहुवचन प्रधान से बहुवचन होता है। हरस दीर्घ प्लुतः ये बनता है, हरस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति हरस दीर्घ प्लुतः ये बनेगा। दोनों नहीं है, तो हरस और ना हरस दीर्घ प्लुतम है, तो ये और ना ही समाहार द्वंद्व समास हुआ है। तो यहाँ कौन समास हुआ है, बताइए अमृत जी। तो कहते हैं यहाँ पे हरस दीर्घ प्लुतः है। यहाँ इनका प्रश्न है कि यहाँ ना तो समाहार द्वंद्व समास है, ना तो इतर भैया मेरा प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि यहाँ हरस दीर्घ प्लुतः यहाँ पे ना तो समाहार द्वंद्व समास हुआ है। अगर समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो हरस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च कौन समास? समाहार इति हरस दीर्घ प्लुतम ऐसा बनेगा। हाँ। अगर इतर इतर योग द्वंद्व समास करेंगे तो हरस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति हरस दीर्घ प्लुतः ऐसा बनेगा। प्लुतः है कि प्लुतः है? प्लुतः है। इसलिए यहाँ पे इसमें कौन सा समास है, ये आपका प्रश्न है। हाँ। तो कहते हैं कि अगर समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो हरस दीर्घ यहाँ प्लुतम कौन बनेगा। समास है? यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास ही हाँ, है, ये बोलिए। क्योंकि इसमें सौत्रत्वात् तो हरस दीर्घ प्रथम कैसे क्यों नहीं बना? क्योंकि हरस बता रहा, सुनिए आराम से बता रहा हूँ। बताइए। कहते हैं यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सौत्रत्वात् पुंस हो गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है, अव्यय समुदाय प्रधान होता है और अव्यय तिरोहित होता है। तो इसमें समुदाय में एक ही है, अवयव में कई आ जाते हैं, इसलिए इसमें ये समुदाय में क्या हरस दीर्घ प्लुतः इसमें तीन अवयव है, इसलिए समुदाय एक है इसका, इसलिए यहाँ पे एक वचन हुआ। एक वचन में यहाँ पे हरस दीर्घ प्लुतम था तो नपुंसकम से नपुंसक लिंग हुआ था। नपुंसक लिंग किससे होगा? नपुंसकम से नपुंसक लिंग हुआ था, प्राप्त था। इसलिए लेकिन क्या हो गया? इससे यहाँ पे एक लेकिन क्या हो गया? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ फिर? तो सौत्रत्वात् ये पुंस्त हो जाता है, क्योंकि कैसे यहाँ हो पे एक जाता है? परिभाषा लगता है लिंग बादस। अच्छा, इतरेतर योग द्वंद्व समास क्यों नहीं करते यहाँ पर? अगर बात क्यों करते हैं उसका? सनपुंसकम का सौत्रत्वात् बात क्यों करते हैं? कहते हैं कि इसमें एक नियम लगता है। क्या है? नियम है शास्त्र बाद कल्पना अपेक्षा लिंग बाद औचित्यात्। जी जी, फिर से सही से बोलिए, शास्त्र ठीक से बाद बोलिए। कल्पना अपेक्षा लिंग बाद से औचित्यात्। हाँ, औचित्यात्। हाँ। भाष्यकार ने क्या कहा? भाष्यकार ने भी कहा है कि लिंग बाद लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि इसका मतलब क्या है? शास्त्र बाद के अपेक्षा लिंग विधायक शास्त्र को बांधना उचित होता है। क्योंकि ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसमें भाष्यकार ने कहा है कि लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। क्योंकि यहाँ पे लोग से भी लिंग का पता चल जाता है। जैसे कोई गंवार भी होता, मतलब अनपढ़ भी होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको भी पता चलता है ये पुरुष है कि स्त्री है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो लड़का जा रहा है, फिर कोई स्त्री जा रही है तो कहते हैं वो स्त्री जा रही है। इससे लोग से भी हमें पता चल जाता है कि लिंग का, लोग से भी पता चल जाता है कि वो, इसलिए लिंग विधायक शास्त्र यहाँ पे नहीं होगा और लिंग विधायक शास्त्र को नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हरस, इसलिए सनुपंसकम ये लिंग शास्त्र है, लिंग विधायक शास्त्र है। इसलिए इसको बांध देंगे और शास्त्र कौन शास्त्र है? बहु बहुवचनम जो इतर इतर योग द्वंद्व समास में लगा है। हाँ। इसलिए ये नहीं होगा और इसको नहीं बांधेंगे और लिंग शास्त्र को बांध देंगे। हाँ। इसलिए यहाँ पे लिंग विधायक शास्त्र है सनुपुंसकम, इसको बांध देंगे। यहाँ पे प्रथमा में सौत्रत्वात् पुंस हो जाएगा। आया समाहार द्वंद्व समास में एक वचन ही होता है, इसलिए यहाँ पे सौत्रत्वात् पुंस होगा, हरस दीर्घ प्लुतः ऐसा बन जाएगा। बहुत अच्छा। आगे प्रश्न आप बोलिए।
उच्चई उदात्ता यह दो पदों। अपना नाम बता के बोलिए। मेरा नाम है आयुष खम्परिया। उच्चई उदात्ता यह दो पदों का सूत्र है। उच्चई उदात्ता उच्चई अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय पद है। उदात्ता प्रथमांत है। इसमें उकारो झ सुदीर्घता से अच की अनुवृत्ति आती है। इसका अर्थ है जिस अच में जिस तालवादी स्थान के ऊर्ध भाग से उच्चारित अच की उदात्त संज्ञा होती है। उदाहरण है आ ए। अब हम शिवांश भैया आप सिद्ध करिए निश्चय उदात्ता। निश्चय और उदात्ता ये दो पदों का सूत्र है। निश्चय और उदात्ता। अरे तुम यार समाहार समाहार सरिता यह दो पदों का सूत्र है। समाहारा और सरिता इसका अर्थ है समाहरिते यस्मिन सा नहीं। हाँ, यहाँ पे समाहार का विग्रह है। समाहयति यस्मिन सा समाहारा। क्या समाहयति यस्मिन सा समाहारा। विग्रह क्या है? समाहयते यस्मिन सा समाहारा। किसका विग्रह? समाहारा का। कैसे बनता है? कैसे बनता है? तुम भी पूछ सकते हो इनको तो माइक पूछो आप इनसे ठीक से पूछिए क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से बोलिए। समाहारा इसका विग्रह है। समाहयति आगे बढ़ जाइए। समाहयति यस्मिन सा समाहारा। बोलिए आगे। बोलिए आगे। इसका अर्थ है बोलिए बोलिए। समाहार पूर्वक क्रिया धातु से अक्ता प्रत्यय होते हैं जिससे समाहारा ही बनता है। हाँ क्या होता है? अक्ता प्रत्यय होता है। नहीं, सर्वनाम पूर्वक क्रिया धातु से अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय होता है। क्या आप फिर से बोलिए। सर्वनाम पूर्वक क्रिया धातु से नहीं नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। बोलो। नहीं आ रहा आपको? नहीं आए? नहीं नहीं आ रहा आपको? माइक लगा के बोलिए। नहीं नहीं आ रहा है। इधर आ रहा है तुमको बाबा आ रहा है। आप बोलो पूछो। बोलिए क्या बोल रहे हैं। इधर उधर का देख रहे हो यार? पूछ रहे यही चीज पहले नहीं पूछ सकते थे। मित्र तो तुम्हारे हमेशा है ना। कहो आप ये पहले भी पूछ सकते थे कि नहीं? आप ही पहले पूछ सकते थे ना जो पूछे। ये तो मित्र क्या है आपके? सब आप ही अभी क्या पूछ रहे हैं? पहले पूछ सकते थे। मित्र तो आपके पुराने हैं। बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं। सम आंग पूर्वक क्रिया धातु से अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है जिससे समाहारा ये बना है। बनाइए ठीक से बनाइए। नहीं आ रहा। नहीं, आगे बोलिए। अर्थ बोलिए इसका। समाहारा सरित का अर्थ बोलिए इसका। नहीं आ रहा अर्थ। नहीं, आगे दे दीजिए। जिस अच में उदात्तत्व अनुदात्तत्व यह दोनों वर्ण धर्म समाहित हो उसकी स्वर संज्ञा होती है। ये समाहार सरिता इसका अर्थ है। उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका है यमगणनम। क्वा वो स्वाहा ये उदाहरण है। ना ये राह सत्संगम योया ये है उदाहरण। ये राह। और आगे बोलिए अगला। सूत्र है तस्यादित उदात्तमर्धरस्वम। ये चार पदों का सूत्र है। तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम। तस्य षष्ठ्यंत है। आदितः ये अव्यय पद है और उदात्तम ये प्रथमांत है और अर्धरस्वम ये भी प्रथमांत है। तो इसका अर्थ है स्वरित के आदि की आधी मात्रा
उदात्त होती है और जो परिशेष उत्तरार्ध बची होती है वो अनुदात्त होती है। इसका उदाहरण है क्वभो स्वा। तो इसका अर्थ है स्वरित के आदि की आदि मात्रा, आदि भाग की आदि मात्रा उदात्त होती है और जो उत्तरार्ध में परिशेष मात्रा बची होती है वो अनुदात्त होती है। क्वभो स्वा, इसमें जो क्वभो स्वा में जो वा का आ है ये स्वरित है, इसकी कैसा स्वरित? हरस्व स्वरित। तो इसकी आदि की आदि मात्रा उदात्त हो जाएगी और जो परिशेष उत्तरार्ध में जो परिशेष मात्रा बची है वो अनुदात्त हो जाएगी। इसकी आदि की आदि मात्रा एक मात्रा, तो इसकी आदि की आदि मात्रा उदात्त हो जाएगी और आधी आदि मात्रा अनुदात्त हो जाएगी। तीनों में बताइए, हर्ष दीर्घ प्लुता तीनों का बताइए, कितना उदात्त होगा कितना अनुदात्त होगा। और रथा नाम न ये रा, इसमें था का और ना का, इसमें क्या ये दीर्घ स्वरित में। और ये हरस्व है। और दीर्घ में क्या, दीर्घ में डेढ़ मात्रा कितनी मात्राएं होती है? 2 मात्रा। हाँ। मतलब एक मात्रा उसकी आधी की आधी मात्रा उदात्त हो जाएगी और आदि की आधी मात्रा न होगी। एक मात्रा उसमें गुरुजी 2 मात्रा है, उसमें एक मात्रा उदात्त हो जाएगी और उसकी जो परिशेष बची है वो अनुदात्त हो जाएगी। परिशेष कितनी मात्रा है? एक मात्रा उदात्त बचेगी, एक मात्रा अनुदात्त हो जाएगी। और इसमें आप आधी मात्रा कह रहे हैं। एक मात्रा उदात्त हो जाएगी, एक मात्रा अनुदात्त हो जाएगी। और रूढ़ा, अर्धमात्रायाम रूढ़ा, अर्धरस्व शब्द, अर्धमात्रायाम रूढ़ा, अर्धरस्व शब्द अर्धमात्रायाम रूढ़ा, अर्धरस्व शब्द अर्धमात्रायाम रूढ़ा। अर्धरस्व शब्द का अर्थ क्या है? अर्धमात्रा। अर्थ क्या होगा? आदि का आधा भाग, आधी मात्रा, आदि की आधी मात्रा, अर्धमात्रा हुआ जी। तो 2 मत है इसमें। एक क्या है? आदि का आधा भाग उदात्त होता है, एक मात्र एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है? आदि की आधी मात्रा, आधी मात्रा उदात्त होती है। जी। ये 2 मत है। क्या मत है? तो एक वाला क्या मत है? एक आदि की आधा भाग, जी। आदि की आधा भाग उदात्त होता है, आदि का आधा भाग उदात्त होता है। और एक क्या है? एक आदि की आधी मात्रा उदात्त होती है, आधी मात्रा उदात्त होता है। ये 2 क्या है? मध्य है। क्या 2 मत है जी बताओ? आदि का आधा भाग उदात्त होता है, आदि की आधी मात्रा उदात्त होती है, होता है। पहला मत है आदि का आधा भाग उदात्त होता है, दूसरा मत है आदि की आधी मात्रा उदात्त होता है। पहले वाले में क्या होगा? तीनों में क्या होगा? हरस दीर्घ प्लुत में हरस में जो हरस में एक मात्रा होती है, तो उसमें पहला मत रहेगा आदि की आधी आधा भाग, जो आधा भाग है क्वा में वा का अरे वो छोड़ो चक्कर, तुम रस शरीर में कितना होगा, दीर्घ शरीर में कितना होगा? आधा भाग क्या उदात्त होगा। और जब दूसरा मत करेंगे तो आदि की आधी मात्रा समान रहेगा। दीर्घ में एक मात्रा आदि का आधा भाग उदात्त होगा और आदि की दूसरा मत लगेगा आदि की आधी मात्रा उदात्त होता है। यहाँ पे दीर्घ स्वरित भी समान है। और प्लुत स्वरित में आदि का आधा भाग उदात्त होता है और आदि की आधी मात्रा उदात्त होता है। तो यहाँ पे प्लुत स्वरित क्या समान है। प्लुत स्वरित में क्या करोगे, क्या होगा? आदि की आधी मात्रा भाग, आधा भाग पहला मत लगाएंगे तो क्या होगा? उदात्त होगा। तो कितना भाग उदात्त होगा, कितना अनुदात्त होगा? डेढ़ भाग उदात्त होगा और 1.5 भाग अनुदात्त होगा। 1.5 भाग नहीं, 1.5 मात्रा उदात्त होगी और 1.5 मात्रा अनुदात्त होगी। जब ये मत मानेंगे क्या, अर्धमात्रा आदि का आधी मात्रा क्या होती है? उदात्त होती है। तब क्या होगा प्लुत स्वरित में? प्लुत स्वरित में आदि की आधी मात्रा, आदि की आधी मात्रा, आदि भाग की आधी मात्रा, इसमें 1.5 मात्रा उदात्त हो जाएगी और 1.5 मात्रा अनुदात्त हो जाएगी। जब आधी मात्रा होगी तो आदि की आधी मात्रा होती है, तो आधी मात्रा हो गई तो बची कितनी?
अच्छा एक सात मात्रा में साढ़े सात आधी निकाल दो, आधी मात्रा तो कैसे बचेगी? 0.2 कितनी? ढाई। ढाई। तो ढाई मात्रा क्या है? अनुदात। अनुदात और आधी की आधी मात्रा क्या हो गई? उदात उदात। अठाई मात्रा जो बची अनुदात अनुदात दीर्घ शरीर में क्या होगा? दीर्घ शरीर में एक मात्रा अनुदात होगी, एक मात्रा उदात ये तो होगी। आधे भाग वाले में। आधे भाग और जब आधी मात्रा में तो मानोगे तब? डेढ़ मात्रा आधी मात्रा यदि आधी की आधी मात्रा करेंगे तो डेढ़ मात्रा अनुदात होगी। डेढ़ मात्रा उदात बताओ पहले। डेढ़ मात्रा आधी मात्रा उदात होगी और डेढ़ मात्रा अनुदात होगी। आधी का आधी मात्रा हाँ उदात होगी और डेढ़ मात्रा क्या होगी? अनुदात होगी। समझ गए? और यदि आधा भाग मानेंगे तो आधा आधा कर लेना सब में। जी समझे भैया? समझ गए? बोलिए जी। तीनों का बता दीजिए। आधा भाग मानेंगे तब क्या होगा, और जब आधी मात्रा मानेंगे तब क्या होगा? यदि आधा भाग मानेंगे तब क्या होगा? आधी मात्रा मानेंगे तब क्या होगा? जब आधा भाग मानेंगे तो जो जैसे कि एक मात्रा में आधी की आधी मात्रा उदात हो जाएगी और जो परिशेष उत्तरार्ध रहेगी वो अनुदात हो जाएगी। और ये हर में और दीर्घ में क्या समझ गए ना ठीक से? आगे बोलिए। अब आगे सूत्र है मुख नासिका और नासिका। इसका विग्रह मुखेन सहिता मुख सहिता मुख सहिता चासौ च इत मुख नासिका वचन इति मुख नासिका वचन। इसका उदाहरण है यम गणम। इसका अर्थ है कि जिन वर्णों को उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका से हो उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो उदाहरण क्या है? यम गणम। तो यम गणन इन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका से हो रहा है, इनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। जी। कोई मेरे से पूछना चाहता है? कोई मेरे से पूछना चाहता है? कोई मेरे से पूछना चाहता है? आगे भैया। तो कोई किसी से पूछता है? नहीं कोई पूछ रहा है? नहीं नहीं आए? नहीं हाँ, ठीक। आगे नैतिक। आगे अब आगे प्रांशु जी, नैतिक जी। तुल्यास्पर्टनम सवर्णम, यह दो पदों का सूत्र है। तुल्यास्पर्टनम सवर्णम। तुल्यास्पर्टनम समस्त प्रथमांत है, सवर्णम प्रथमांत है। इसका अर्थ है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रत्यय समान हो उनकी परस्पर मिश्रण संज्ञा होती है। इसका विग्रह है तुल्यंच तुल्यं शैति तुल्यौ, आस्यंच प्रत्यनश्चैति आस्य प्रत्यनौ, तुल्यौ आस्य प्रत्यनौ यस्य तत्तुल्यास्पर्टनम सवर्णम। यहाँ एक से द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है। हो गया। उदाहरण बताइए जैसे। उदाहरण है का और खा, इसकी परस्पर मिश्रण संज्ञा हो जाएगी। कैसे होगी? तो का और खा का उच्चारण स्थान समान है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ कु का वर्ग है तो का खा गा घा अंगा, इसमें का और खा आ जाते हैं तो इसका उच्चारण स्थान समान है। और अभ्यंतर प्रश्न, इसका अभ्यंतर प्रश्न स्पृष्ट है। स्पृष्ट में का से मा तक के वर्ण आते हैं तो इसमें का खा गा घा अंगा इत्यादि वर्ण आते हैं तो का और खा ये आ जाते हैं तो इसका अभ्यंतर प्रश्न उच्चारण स्थान समान है तो इसकी परस्पर मिश्रण संज्ञा हो जाएगी। मेरे से कोई कुछ पूछना चाहता है? यदि सूत्र में तुल्यास नहीं रखेंगे तो क्या समस्या है? बताइए भैया। नहीं आता। नहीं आता? आगे वाले भैया को दीजिए। यदि इस सूत्र में तुल्यास का ग्रहण नहीं करेंगे तो तुल्य प्रयत्नम स्वर्णम हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है तो सूत्र होगा तुल्य प्रयत्नम स्वर्णम, जिसका आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उनकी भी परस्पर शॉर्ट संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर उदाहरण है इसका तरता। यहाँ पर तकार और पकार की शॉर्ट संज्ञा होने लगेगी तो झरो झरी सौड़े इस सूत्र से पकार का लोप हो जाएगा, जिससे तरता यह नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पर तुल्यास रखते हैं। जब कह देंगे तो कैसे दोष नहीं है? समझ संज्ञा होगी तब? शॉर्ट संज्ञा होगी तब किसकी तकार और पकार की होगी? जब तुल्यास कहेंगे तब देखो नहीं होगी। संज्ञा कहने
होने पर ही दोष था ना। जब तुल्यास रख देंगे तो होगी सवर्ण संज्ञा दोनों की। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान समान नहीं है। सूत्र क्या होगा जब तुल्यास रख देंगे? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। इसका अर्थ क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ तकार पकार की सवर्ण संज्ञा होगी? हाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान समान नहीं है और आभ्यंतर प्रयत्न इनका समान है। आभ्यंतर प्रयत्न इनका, इसलिए इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसलिए झड़झड़ी से लोप हो जाता है, नहीं होगा। ठीक है। तुल्य प्रयत्न नहीं रखेंगे तो क्या समस्या है? तुल्य प्रयत्न नहीं रखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है उन्हीं की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर तकार और पकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। उदाहरण क्या है? दोष कहाँ है? हाँ, दोष कहाँ है? यहाँ पर वाकस च्योति में दोष है। वाकस च्योतति में, वाकस च्योतति, यहाँ भी वही समस्या है। क्या बताइए? यहाँ पर स और च की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? क्योंकि यहाँ पर सूत्र क्या बनाएंगे? यहाँ पर तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम प्रयत्न कहेंगे नहीं, तुल्यास सवर्णम। तब क्या होगी? दोनों का क्या है? क और स की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। क्या और सर? च और स की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। क्योंकि यहाँ पर दोनों का क्या है? दोनों का, क्योंकि यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न तुल्यास कहते हैं तो क्या देखा? उच्चारण स्थान इनका समान है। हाँ, दोनों का। किसका किसका? च और स का। हाँ, क्यों? इचे असानम तालु है इसका उच्चारण स्थान। दोनों की क्या होने लगेगी? परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा भैया? क्या होने लगेगा? झड़ोझड़ी सवर्ण से लोप होने लगेगा। स का। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बताया आपने। ताली बजा दीजिए। तुल्य शब्द की सिद्धि। तुल्य शब्द की सिद्धि। तुल्यते न इति तुला उन्मानम तुल उन्माने इत्यतः तुल्यार्थे रतिलोपमाभ्याम इत्यतः तुला इति निर्देशात् सिद्धिविदादिभ्यः इति विदादि कल्पनात् निपाताद्वांगि निपातनादेव निपाताद्वांगि निपातनादेव चुरादिडि च नित्यत्वात् गुणा भावाद्वा तुलेति तुला शब्दात् तुल्या समित्यम इत्यर्थे नव्यो धर्म इति करणे नव्यो धर्म इत्यत्र इत्यत्र इति संज्ञायाम इत्यनुवर्त्य तुल्य शब्द यत् प्रत्यय तुल्य शब्द सदृशे रूढ़ रथंतरादिवत। हास्य शब्द की सिद्धि। अस्यन्ति प्रकाशन्ते वर्णा अनेनेत्यर्थे अस्यते ग्रासो स्मृते वा असुक्षेपणे इत्यतः ह्रियलोड्यत इति करणे वाड्यति आस्यम पुनः आस्य भवन। इस विग्रह में शरीरावयवाद्यत इस सूत्र से भावार्थ में यत् प्रत्यय होता है। यत् के त का इत संज्ञा तथा लोप हो जाएगा और आस्य धन्य इस स्थिति को यचिव हम इस सूत्र से व संज्ञा हो जाएगा। यसेति च से य के अ का लोप हो जाएगा और ल्योको व्योरवली से यह का लोप हो जाएगा, जिससे आस्य शब्द सिद्ध हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा मुख में होने वाले। महाभाष्यरों ने भी मुख में होने वाले स्थान और तालवारी स्थान वर्णापयोगी तालवारी स्थान महाभाष्यरों ने कहा है तरितांत मास्य ग्रहणम कर्तव्यम। तरितांत मास्य ग्रहणम कर्तव्यम। मुख का अर्थ ओष्ठात् प्रभृति काकल का पर्यंतम काकल कश्च कंठाधः प्रदेश। बाह्य प्रयत्न का अर्थ यत्नेषु बाह्यत्वंच मुखाद बाह्य देशस्थत्वान् बाह्यत्वम न बाह्यत्वम अपितु मुखादस्तात् भवत्वम। यद किंचिदास्य बहुतुल्यता। जहाँ पर यहाँ पर यदि किंचित आज बहुत तुलता ली जाएगी कि यावत आज बहुत तुलता ली जाएगी? कहाँ पर? तुल्यास प्रथम सवर्णम इस सूत्र में। तुल्यास प्रथम सवर्णम में आस्य भवतुल्यता लिया जाता है। यावत आस्य भवतुल्यता लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर यद किंचित आस्य भवतुल्यता नहीं लिया जाता है। तुल्यास प्रथम सवर्णम में यावत आस्य भवतुल्यता इसलिए लिया जाता है क्योंकि जिन वर्णों का पूर्ण उच्चारण स्थान और पूर्ण आभ्यंतर प्रयत्न मिले उन्हीं की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं होती है। अगर यहाँ यदि किंचित आस्य बहुतुल्यता लेंगे तो क्या समस्या है? अगर यहाँ पर यद किंचित आस्य बहुतुल्यता लेंगे तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न किंचित मात्रा में भी मिले उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। जैसे ई और ऐ। ई का उच्चारण ई और ए। ई का उच्चारण स्थान तालु है और ए का कंठ तालु है, तो यहाँ पर कंठ अधिक है पर तालु समान है, तो इनकी भी परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। पर अगर यावत आस्य बहुतुल्यता करेंगे तो क्या समस्या होगी? तो यहाँ पर समस्या यह होगी कि परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। जैसे के साम यहाँ पर
यजुषी धन ए के साम यहाँ पर ई और ए की सड़ संज्ञा नहीं होगी, होने लगेगी। तो यहाँ पर अका सवड़े दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे तो इसलिए यहाँ पर तुल्यास प्रथम स्वर्णम में यावत आज से बहुतुल्यता लेते हैं। तब क्या होगा? तब यजुष्य के साम यहाँ पर ई और ए की परस्पर सड़ संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ए का उच्चार स्थान तालु है और ए का कंठ तालु है। तो यहाँ पर कंठ अधिक है, तालु तुल्य है। तो यहाँ पर अका सवड़े दीर्घ इस सूत्र से दीर्घ नहीं होगा और अका सवड़े दीर्घ से दीर्घ नहीं होगा और यजुषी धन ए के साम गुड़ होकर के सिद्ध हो जाएगा। आप ये गलत बता रहे हैं। येड़ होकर के सिद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बताया आपने। कितना अच्छा है, देखो तुम लोगों के बीच एकदम नया आया। थोड़ा और पास में हो जाओ भैया, तुम लोग काहे भागते हो? सुमित देख लो आए, हाँ अंश, सभी लोग देख लो, तुम लोगों के सामने आया है। कितना अच्छा देखो तैयार किया है, मन जो है प्रसन्न हो गया। देख रहे हो शिवांश, तुम भी मिल करके पूछे हो सब लोग उससे, लेकिन सब बता दिया। जो पूछ नहीं सकते, जो प्रश्न तुम्हें आता ही नहीं है, वो भी सब क्या कर दिया, आए बता दिया, है कि नहीं? तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वाह 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 वाह। आगे इस सूत्र को बताइए और अस्य च संपूर्णामष्टाध्यायी प्रत्यसिद्धत्वात् शास्त्र दृष्टया विवृतत्वमस्ति। इस पंक्ति को भी समन्वय कीजिए। सूत्र है ये दो पद का सूत्र है। पहला है लुप्त षष्ठ्यंत पद, दूसरा प्रथमांत है। इसका अर्थ है विवृत आकार को समृत आकार करता है। इसका पंक्ति है अस्य च संपूर्णाम अष्टाध्यायी प्रत्यसिद्धत्वात् शास्त्र दृष्टया विवृतत्वमस्ति। इसका अर्थ है कि संपूर्ण अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है कौन? ये सभी सूत्रों के प्रति क्या होता है? असिद्ध होता है। कभी सभी सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध होता है। उदाहरण है दंडादकम। अस्य संपूर्णाम अष्टाध्यायी प्रत्यसिद्धत्वात् शास्त्र। इसका इसी का तो अर्थ बताया हूँ, यही तो बताया। आप इसको घटाइए, इसको घटाइए, कहाँ घटेगा? दंडादकम में घटाइए। उदाहरण है इसका दंडादकम। ये इसमें दंड धन आदकम रहता है। पहला वाला ड का अ जो है वो क्या है? हरस्व है। तो उसमें क्या ये हरस्व है, तो ये क्या है? मतलब विपरीत है। ये इसको क्या हो जाता है? समृत आकार हो जाता है। तो जी किस सूत्र से होता है? अ से इसे समृत आकार हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, यहाँ आकाश और दीर्घ से क्या रहता है? दीर्घ मतलब कि दीर्घ हो जाता है, क्योंकि ये प्राप्त रहता है। क्या प्राप्त होगा? दीर्घ कैसे प्राप्त रहता है? एक समृत है, एक विपरीत है, फिर भी कैसे यहाँ प्राप्त होता है? समझ समझा। आप तो बोल रहे हैं कि ये आकाश और दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये निषेध कर देता है। कैसे क्या करता है? समृद्ध समृद्ध करता है कि निषेध करता है? समृत आकार करता है। तब आप निषेध बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, बताइए क्या ठीक है? बता दो। ये समृत आकार करता है। तो फिर यहाँ का सवड़े दीर्घ कैसे दीर्घ प्राप्त होगा बताइए? मतलब यहाँ दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ दंडाधिकम नहीं बनता, कहो दीर्घ होता है। दंडाधिकम तो बनता है, दीर्घ तो होता है, लेकिन यहाँ पे आप तो घर नहीं होता है। नहीं आ रहा। आकाश सवर्ण दीर्घ ये इससे ये असिद्ध हो जाता है। आकाश सवर्ण दीर्घ से असिद्ध होता है। कहो आकाश सवर्ण दीर्घ तो दीर्घ करता है। आकाश स्वर्ण दीर्घ तो दीर्घ करता है, सिद्ध स्वर्ण करता है। अरे तो वो बोलता है कि संपूर्ण मतलब कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। कौन बोलता है? संपूर्ण अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र है। सभी सूत्रों के प्रति क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है बताइए? बताइए कैसे हो जाता है? कोई करता होगा तब ना सिद्ध होता है। पूर्वोत्तरा सिद्ध करता है। तब बताओ कौन करता है? पूर्वोत्तरा सिद्ध। हाँ, कैसे किसके प्रति कौन सिद्ध हो जाएगा?
अपवाद सास के प्रति हैं? किसके प्रति कौन असिद्ध हो जाएगा? त्रिपादी सास के प्रति सपादी सास वो असिद्ध। हैं? त्रिपादी सास के प्रति किसके प्रति होगा? त्रिपादी हैं? सास नहीं, हाँ, सपादी सास के प्रति त्रिपादी सास पूर्वोत्तर से हमको पूरा अर्थ बताइए। सपा संप्रदाय सास के प्रति त्रिपादी सास असिद्ध होता है। त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी सास के प्रति पर त्रिपादी सास असिद्ध होता है। तब आप त्रिपादी शास्त्र के प्रति सपादी शास्त्र असिद्ध कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ कौन कौन त्रिपादी है, कौन सपादी है? कौन त्रिपादी है, कौन सपादी है? बताइए, त्रिपादी कौन है, सपादी कौन है? हाँ, जी, आकाश सवर्ण दीर्घ ये सपादी है और अ ये त्रिपादी है, तो असिद्ध हो जाएगा। आकाश सवर्ण के प्रति ये असिद्ध हो जाएगा। जिससे आकाश सवर्ण दीर्घ को कैसा कार दिखेगा? दकार का कार विपरीत दिखेगा कि समृद्ध दिखेगा? विपरीत। विपरीत। और आडकम का भी क्या है? विपरीत। तो दोनों की क्या हो जाएगी? आकाश सवर्ण 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 संज्ञा हो जाएगी। एक ही प्रयत्न हो जाएगा जी। दोनों का विपरीत। तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? जी 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 आग से सवर्णीय पद जिससे आकाश सवर्ण दीर्घ को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी। आकाश सवर्ण दीर्घ क्या मिल जाएगा? सवर्णीय पद मिल जाएगा। हाँ, जिससे क्या हो जाता है? हो जाएगा। जिससे क्या बन जाता है? दंडाधिकम बन जाता है। हो गया, समझ में आ गया? हाँ, बड़ा परिश्रम अब लगा यार। प्रश्न है, किस दशा में विपरीत होता है, किस दशा में समृद्ध होता है? कब ह्रस्वाकार क्या होता है? ह्रस्वाकार कब समृद्ध होता है? ह्रस्वाकार कब समृद्ध होता है, कब विपरीत होता है? ह्रस्वाकार प्रक्रिया दशा में कब समृद्ध होता है, कब विपरीत होता है? हाँ बताइए। ह्रस्वाकार क्या समृद्ध जब समृद्ध प्रक्रिया दशा होती है तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? जब प्रक्रिया दशा होती है तो समृद्ध होता है। प्रक्रिया में क्या होता है? एक पंक्ति है, पंक्ति बोलिए। एक पंक्ति है, एक पंक्ति आई है, पंक्ति आई है, उसको बोलिए। कोई पंक्ति आई है संज्ञा प्रकरण में? संज्ञा प्रकरण कोई पंक्ति आई है ऐसी? बोलिए। संस्कार कैसे हैं आप? ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशाया तो विपरीत में। तब अब यहाँ क्या होगा बताइए? प्रक्रिया दशा प्रक्रिया दशा किसे बोलते हैं? प्रक्रिया दशा किसे बोलते हैं? प्रक्रिया दशा में क्या है? प्रक्रिया दशा में जिसमें सूत्र की प्रवृत्ति होती है उसको प्रक्रिया दशा बोलते हैं। और प्रयोग दशा में सूत्र किसी सूत्र की प्रवृत्ति मतलब सूत्र नहीं लगता है तो प्रयोग दशा में सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रक्रिया दशा में सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। हाँ। जैसे दंड धन आदकम में ये क्या है? प्रक्रिया दशा है तो उसमें सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। आकाशवाणी का दीर्घ से दीर्घ हुआ है। प्रक्रिया दशा में क्या होगा? ठीक, क्या हो जाएगा? विपरीत का हाँ, अब आगे कौन सा सूत्र है? आगे हाँ जी। यही बचे जी। हाँ। पूर्वत्र सिद्धम उनका हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया है। ये बीच के पूर्वत्र सिद्धम पूर्वत्र सिद्धम ये दो पदों का सूत्र है। पूर्वत असिद्धम पूर्वत अधिकरण शक्ति प्रधानभ्य पद है। क्या है? अधिकरण शक्ति प्रधानभ्य पद है और सिद्धम असिद्धम प्रथमांत पद है। पूर्वोत्तर कैसे अव्यय? पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र हाँ। पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र। हाँ। कैसे? ये क्या है? ये क्या है? ये विग्रह ये इसका विग्रह विग्रह किसका विग्रह? पूर्वत्र का। हाँ, कैसे? कैसे? पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र पूर्वोत्तरा नहीं। पूर्वत्र हाँ, कैसे बनता है? कैसे बनता है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, आप बताइए। सप्तम्यास तरल से त्रा हो जाता है, तरल हो जाता है तो ऐसे पूर्वोत्तर बन जाता है। म्यास्त्रल से हाँ, तरल हो जाता है। सप्तम्यास तरल, इसे तरल हो जाता है तो सप्तम्यास्त्रल से तरल हो जाता है जिससे पूर्वोत्तर बन जाता है। इसका
इसका अर्थ है क्या? सपाट सप्ताह धाई शास्त्र के प्रति त्रिपाठी शास्त्र सिद्ध होता है, त्रिपाठियों में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है। बाह्य प्रश्न तो का दस्ता हैं? हाँ, बाह्य प्रयत्न से क्या होता है? बाह्य प्रश्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्पष्ट वो बाह्य प्रश्न विवाह संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित। फिर से बोलिए। विवाह श्वास अघोष विवाह वो बता बाह्य प्रश्न बाह्य प्रश्न विवाह संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित। एक एक गिनाइए। विवार संवार घोष विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित, ये 11 प्रकार के होते हैं। तो अभी यहाँ पर एक श्लोक है। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्ण 64 प्रकार के होते हैं। कैसे? स्वराविंशति रेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादया स्मृता इष्टौ चत्वारस्य मा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च अहका आपौ च विपरासितौ दुष्टश्चेति विज्ञेयो ऋकारः प्लुत एव च। कितने वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है? कितने वर्णों का? 64 वर्णों का बाह्य प्रयत्न बताइए। देखो स्वर 21 प्रकार के होते हैं। किसका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? आ ई उ री इसका इनका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? 11 में किसका बाह्य प्रयत्न होता है? इसमें इसका होगा 64 वर्ण होते हैं। हाँ। उसमें उनमें कितने वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? नहीं आता, आप बताइए। बाबा जी बताइए। 64 वर्णों में कितने का बाह्य प्रयत्न होता है? कौन कौन? किसी को तैयार है? पहले 64 वर्ण गिनाइए। आज के 12 हो जाएंगे। आज के 12 हो जाएंगे। अनुदात उदात अनुदात स्वरित। आज नहीं आँख के आ ई उ री री। क्या गिनाइए? थोड़ा गिनाइए। पहले श्लोक बोलिए। स्वरा क्या है? आता है? स्वर नहीं आता श्लोक? श्लोक नहीं आ नहीं आता। किसी को आता है? किसी को वर्ण भेद आता है? वर्ण भेद किसी को आता है? 64 वर्ण किसको आता है? स्वराः विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयः कृता ह्यष्टौ चत्वारः यमा स्मृता। गलत है। यादयः स्मृतः ह्यष्टौ स्मृतः ह्यष्टौ चत्वारः यमा स्मृता चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च अहकः अहपौ पराश्रिता अहकः अहपौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टेति विज्ञेयो ऋकारः प्लुत एव च। स्वर 21 होते हैं। आ ई उ री इनके उदात्त अनुदात्त स्वरित। आगे उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3। आ ई के उदात्त अनुदात्त स्वरित और आ ई उ री इनके 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। री का 1 होता है। वर्ण भेद किसको किसको आ रहा है? वर्ण भेद किसको किसको आ रहा है बताइए। जिसको जिसको आ रहा है बताइए। किसी को नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। जिसको आ रहा है ठीक से उठाओ।
जिसको जिसको वर्ण भेद आ रहा है हाथ उठाओ। जिसको जिसको वर्ण भेद आ रहा है वो हाथ उठाए। चलो 12 चलो बताओ। बताइए युवराज जी। और ये री जो है तो वो एक है। अब स्पर्श स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं। पूचू टू तू पू, का चा टा ता, का वर्ग पा वर्ग, का वर्ग चा वर्ग, टा वर्ग ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक। अब यादया ये क्या 8 होते हैं। यारा लावा सा 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 हा। और यम 4 होते हैं और होते 5 है लेकिन याद यम 4 होते हैं। ठीक। और अनुस्वार एक हुआ, अनुस्वार विसर्ग एक एक, जीवा मूल उपध्मानीय एक एक, और दुष्प्रष्टि और प्लुतरी एक एक। ये हाँ। तो ये 64 पूरा वर्ण बोलिए ना, कितने कितने हो गए? 21, 25 अच्छा, क्या हो गए? 21 उसके स्वर 21 और री एक 21, 25 कितना? 21, 25, 20, स्पर्श 25 बोलो। स्पर्श 25 हो गए। 21 25 कितना हो गई? 46। री एक हुई, री एक 47 और यादया है ये 8 हुए। तो 46 47 55। अब यम 4 हुए 59 और दुष्प्रष्टि और प्लुति ये 2, अनुस्वार विसर्ग 2 ये 4 इधर, और जिह्वा मूल उपध्मानीय 2 ये। कितना हो जाएगा? तो वो मान लीजिए अभी मान लीजिए नहीं तो फिट गिनाइए। तो मान लीजिए फिट गिनाइए। फिट गिनाना है। हाँ तो मान लीजिए नहीं। मैं बताता हूँ, कोई जोड़ता जाए बोले। हाँ जोड़ रहा हूँ। अंश जोड़ रहा है। जोड़ रहा हूँ। 21 क्या स्वर? हाँ। स्पर्श 25 46। ठीक। री एक हाँ? री ला की एक री हाँ एक और यादया 8 यम 4 55 हो गए 59 59 हाँ। ज्यादा होते 59 अनुस्वार विसर्ग एक एक, जीवा मूल 61 आगे आगे 64 होते हाँ। और अनुस्वार विसर्ग आगे हाँ 63 जीवा मूल उपध्मानी 2 63 जी दुष्प्रष्टि और पुत्री तो 65 हो जा रहा। फिर दो स्पेशल ली है। दुष्प्रष्टि 64 वर्ण में। ठीक। इनमें से किसका कौन सा पाठ है? ये नहीं आता है? आता है? इसका कौन सा पाठ है? कितने वर्णों का? कितने वर्णों का? 22 प्रश्न होता है। कितने वर्णों का? बारनाथ घोष होता है, कितने का घोष होता है, कितने का महाप्राण होता है, कितने का अल्पान। बताओ। खयाम यमाह खया, आका आपौ विसर्ग और सर इनका इनका विवार श्वास अघोष बाह्य प्रश्न होता है। कितने वर्ण हुए? कितने वर्ड हुए? कह दो अगली बार क्या करेंगे इसका? ये अगली बार इस पर चर्चा करेंगे। अभी किसी को तैयार नहीं है। आगे और आगे सूत्र आगे कौन सा सूत्र है? आगे कौन सूत्र है? ना चलो बोलिए। नाच झलो यह समस्त प्रमाण सूत्र है। इसका अर्थ है आकार सहित अच और सल की आकार सहित अच और सल की आकार सहित अच और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध होता है। तो भेद का होता है, सवर्ण संज्ञा नहीं होती। सवर्ण संज्ञा नहीं होती। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो यार? आकार सहित अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो अब यहाँ कहते हैं कि नाच झालो इस सूत्र की जरूरत कब है? जब 4 आभ्यंतर प्रत्यय मानेंगे तब, कि जब 5 आभ्यंतर प्रत्यय मानेंगे तब? तो बोलते हैं कि जब 4 आभ्यंतर प्रत्यय मानेंगे तब इस सूत्र की जरूरत है। क्योंकि जब 4 आभ्यंतर प्रत्यय मानेंगे तो आच 4 अभ्यंतर पद कौन से? स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट और विवृत समृद्ध। तो आज इसको दो प्रश्न करना दो
हाँ तो ये चार आभ्यंतर प्रश्न है। तो जो अच है, अच और हल, आगे आगे इनका आभ्यंतर प्रश्न विवृत है। अच का भी आभ्यंतर प्रश्न विवृत है और हल का भी आभ्यंतर प्रश्न विवृत है। तो अकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, जिसके कारण ना चलो इस सूत्र की जरूरत है। आकार और हकार की बस होगी, नहीं और वर्णों की होगी। बताइए किसकी किसकी होगी। अकार हकार की, रिकार सकार की। पंक्ति है कोई, जी बताइए। अकार हकारयो, रिकार सकारयो, लिकार सकारयो, अकार हकारयो, रिकार सकारयो, रिकार सकारयो, रिकार सकारयो। क्या बोल रहे हैं, अच्छे से बोलिए। अकार हकारयो, रिकार सकारयो, अकार इकार कोई एक व्यक्ति बोल, तुम ही बोलो। अकार हकार हो, रिकार सकार हो, रिकार सकार हो, रिकार सकार हो। बार बार रिकार रिकार 2 बार बोल रहे हो। आकार हकार हो, इकार सकार हो, रिकार सकार हो, रिकार सकार हो। शनामिथा सावर्ण्यम मिठा सावर्ण्य वितम सावर्ण्यम प्राप्ते, मिठा सावर्ण्य प्राप्ते। सावर्ण्यम नहीं है, क्या लिखा फिर से बोलो, अशुद्ध बोलो। आकार हकार हो, इकार सकार हो, रिकार सकार हो, रिकार सकार हो। सावर्ण्य प्राप्ते, मिठा सावर्ण्य प्राप्ते। अकार हकार हो, इकार सकार हो, रिकार सकार हो, लिकार सकार हो। मिठा सावर्ण्य प्राप्ते। वाह क्या बात। हाँ बोलिए। बोलो पहले। अकार हकारयो, रिकार सकारयो। गलत है, अच्छे से अकार बोलिए। हकारयो, इकार सकारयो, रिकार सकारयो, रिकार सकारयो मिथा सवर्णे प्राप्ते। हाँ। तो अकार अकार और हकार की और इकार सकार की, रिकार सकार की और रिकार सकार की परस्पर में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। हो जाती है कि प्राप्त है, बताइए। अगर चार आभ्यंतर प्रश्न मानेंगे तो हो जाती है। हो जाती है नहीं। वहाँ तो लिखा है कि प्राप्ति। हाँ प्राप्त क्यों लिखा है फिर। हाँ प्राप्त है। हाँ तो अच्छे से बताइए। तो चार सवर्ण संज्ञा प्राप्त है, इसलिए ना चलो इस सूत्र की जरूरत पड़ती है। और अगर 5 आभ्यंतर प्रश्न मानेंगे तो अच का आभ्यंतर प्रश्न होगा विवृत और हल का आभ्यंतर प्रश्न होगा, हल का, सल का आभ्यंतर प्रश्न होगा, ये सब विवृत। हाँ 4 आभ्यंतर प्रश्न आज जब बोले थे, 5 आभ्यंतर प्रश्न बोल रहे हैं। हाँ 5 वाले बोलिए। तो यहाँ इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं प्राप्त होगी, जिसके कारण ना झालो इस सूत्र में 4 आभ्यंतर प्रश्न मानते हैं, इसलिए ना झालो इस सूत्र की जरूरत पड़ती है। अब ना झलो इस सूत्र का विग्रह और समास और न्याय बताइए। ना झलो का विग्रह है आशा आशा इति औ, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। आभ्याम सहिता इति असहिता, इसमें कर्ती करने के बहुलम से तृतीय समास है। आभ्याम सहिता असहित चासौ अच इति आच, यहाँ मध्यम पद में लोभी समास है। फिर आचा हलचा आज झलो, ना झलो इति आचा हलचा इति आज झलो, यहाँ पास इतरेतर योग द्वंद्व समास है। और ना झलो इति आज ना झलो, यहाँ पर सुप सुपा समास है, ससुपा समास है। किस सूत्र से? सुपा सूत्र से, सुपा सूत्र से विभाग करते हैं तो सुपा से होता है। किससे? सुपा से। सुपा सूत्र है, सा सुपा सूत्र है, उसमें सुपा का योग विभाग करते हैं। क्या? उसमें सुपा का योग विभाग करते हैं, उसी सुपा से यहाँ समास। उसी सुपा से यहाँ समास होता है। फिर बोलो पूरा है बात, क्या बोलोगे? सूत्र क्या है? सा सुपा और सा सुपा इस सूत्र का योग विभाग करते हैं, जिससे सुपा सूत्र से समास होता है। अब न्याय बताइए। दीर्घाकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं होगी? ना झलो का इस सूत्र में दीर्घाकार का प्रश्लेष नहीं करेगा। दीर्घाकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं? दीर्घाकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं होगी, यह बताइए। होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? नहीं करेगा। ना झलो ये सूत्र सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। कैसे निषेध होगा? कहिए। कैसे निषेध होगा, करिए।
आकार आता है दीर्घाकार पूछो। दीर्घाकार अच में आता है। हाँ आता है। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय ये सूत्र लग जाता है, जिसके कारण तो अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय ना झलो के अच में लगेगा। अर्जित सड़स चा प्रत्यय ना झलो के अच में लगेगा। हाँ लगेगा तेजी से बोलिए जी तुम बताओ लगेगा। जी। ना झलो के अच में अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय लगेगा। नहीं नहीं तो वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे लगेगा, गलत आप बोल रहे हैं, सही बोलिए। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय कहता है कि ये विधिमान भिन्न आ और उदित अपने अरे ये सब थोड़ी है चक्कर, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा आप यह बताइए। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा यह बताइए। नहीं आ रहा है। क्योंकि ना झालू के अच में दीर्घाकार पुत लगा कर प्रश्लेष करते हैं। यह गलत है। क्यों नहीं लगता है? तो हम पूछ रहे हैं अर्थ सूत्र क्यों नहीं? हम पूछ रहे हैं अर्जित सड़स चा प्रत्यय सूत्र क्यों नहीं लगता है। क्योंकि ये अपने अंगों में और स्वयं में नहीं लगता है। कुछ नहीं, उनको तो बताएंगे। बताइए आप अंश भैया। नहीं लगता है, तुम क्या? सुन करके इधर उधर से बता रहे हो। नहीं बोल रहे हो। नहीं सुनो। हाँ तो बोलो ना, कैसे नहीं बोल पा रहे हो? आधा घंटा हो गया तुमसे पूछते। इसके अंग है वर्णा नाम उपदेशस्तावत उपदेशोत्तर काला इस संज्ञा जाओ, इस संग पूछे तो क्या है ये बताएं। ए बताओ ना झलो सूत्र, हम पूछे इससे कि पूछ रहे ना झलो सूत्र से सूत्र के अर्थ में सूत्र के अच में अर्जित सड़स चा प्रत्यय सूत्र लगता है या नहीं लगता है। इधर पे। ये इसमें अर्ध स्वर्ण चा प्रत्यय सूत्र नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर ना झलो के में अर्ध स्वर्ण चा प्रत्यय यह सूत्र लगने लगेगा तो गलत आप बता रहे हैं, सही सही साफ आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या आज आप तो हमसे पुराने भी हैं, बताइए उत्तर सही। यहाँ पे क्या आज जो अक्षर समामना में पठित आ ई और री ए ओ आई औ है। फिर से गलत आप बता रहे हैं। ये पूछ रहा हूँ कि अर्जित सूत्र के अर्थ मैं यह सब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह पूछ रहा हूँ कि ना झलो के अच में अर्जित सड़स चा प्रत्यय सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इधर देखिए, इधर देखिए। क्योंकि आ रहा है? नहीं आ बोलिए तेजी से। नहीं आ रहा। इसके अंग है अनुदेश ये अपने अंगों में और स्वयं में नहीं लगता है। इसके अंग है वर्णा नाम उपदेशस्तावत उपदेशोत्तर काला इत संज्ञोत्तर काला आदि अंते नीति प्रत्याहार प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा और तदुत्तर कालम अनुदेश सूत्रम इत्येतेन समुदितेन वाक्ये नान्यत्र सवर्णा नाम ग्रहण भवति नापि स्वस्मिन् नापि स्वांगे। और इसका मतलब बताइए। पहले वर्णों का आयुण इत्यादि वर्णों का उपदेश होता है, फिर इस संज्ञा होती है, फिर प्रत्याहार होता है, फिर सवर्ण संज्ञा और फिर इसके बाद सवर्ण संज्ञा होती है, फिर सवर्ण संज्ञा में कुछ आता है ना। हाँ तो ये ना झलो कहाँ आ गया? ये तो आया ही नहीं। ना झलो तो कहीं आया ही नहीं, तो फिर कैसे नहीं होगा? अच में नहीं लगेगा ये अर्जित सड़स चा प्रत्यय सूत्र। ना झलो सवर्ण संज्ञा में आ जाता है। तो बताइए ना, कहो ना झलो यह सूत्र सवर्ण संज्ञा में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? क्योंकि ना झलो यह सूत्र सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है। जी ठीक है। निषेध और विधि का एक साथ वाक्यार्थ। निषेध और विधि का एक साथ वाक्यार्थ बोध होता है, इसलिए ना झलो यह सूत्र सवर्ण संज्ञा में आ जाता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए क्या नहीं होगा? ना झलो के अच में अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय यह सूत्र नहीं लगेगा। अब बताइए दीर्घाकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना झलो यह सूत्र निषेध कर देगा। निषेध कर देगा ना झलो सूत्र निषेध कर देगा। क्योंकि सवर्ण में तो आता ही नहीं है दीर्घाकार। अच में तो दीर्घाकार आता ही नहीं है। ना झलो इस सूत्र में दीर्घाकार प्रत्याकार का प्रश्लेष कर देते हैं, जिसके कारण अच में दीर्घाकार लुदकार आ जाते हैं। ना झलो में आ जाते हैं, जिसके कारण आकार हकार की सवर्ण संज्ञा ना झलो ये दीर्घाकार का हकार के साथ सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देता है और प्लुताकार का का हकार के साथ सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देता है। सही है। तो जिससे क्या होता है? सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाता है। जिससे दीर्घाकार और प्लुताकार का क्या नहीं होता है?
प्रश्लेष होता है, निषेध नहीं होता है, निषेध होता है। जिससे दीर्घाकार और प्लुताकार का हकार के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होता है। ये बात है। तो अगर इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाए तो कैसे? अगर इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो क्या समस्या है? दीर्घाकार और प्लुताकार की हकार के साथ अगर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो क्या समस्या है? अगर दीर्घाकार की हकार के साथ सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो अकार से हकार का बोध होने लगेगा, हकार से हकार का बोध होने लगेगा। तो जैसे विश्वपाभी है, तो विश्वपाभी में जो दीर्घा है और होड़ा इस सूत्र के द्वारा हकार के स्थान पर धत्त होता है, तो यहाँ अकार से हकार का बोध होता है और हकार से अकार का बोध होता है। तो यहाँ पर दीर्घाकार है तो हकार से अकार का बोध हो जाएगा, तो यहाँ पर हकार मान के धत्त हो जाएगा, तो धत्त होने लगेगा, जिसके कारण अनिष्ट रूप बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पास दीर्घाकार और हकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। अगर यहाँ सवर्ण संज्ञा होगी तो यहाँ धत्त होने लगेगा, अनिष्ट रूप बनेगा। क्यों सवर्ण संज्ञा नहीं होती है दीर्घाकार और हकार की? यहाँ अनिष्ट रूप बनेगा। ना चलो ये सूत्र निषेध कर देगा सवर्ण संज्ञा की, इसलिए यहाँ सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो फिर ठीक है, प्लुताकार का बता दीजिए, प्लुताकार का आकार का। अगर प्लुताकार की और हकार की सवर्ण संज्ञा होगी तो प्लुताकार से हकार का और हकार से आकार का बोध होने लगेगा, जिसके कारण हे यासु हे पिपासु, हे यासु में पिपासु, जो इसमें यासु में जो या है तो उसका जो आ है तो उसे गुरोर नृतो ननन्तस्यापे कैकस्य प्राचाम, इस सूत्र के द्वारा या के आकार को प्लुत आकार हो जाता है जी। तो प्लुत आकार हो जाएगा। तो होड़ा इस सूत्र से हकार के सामने धत्त होता है, तो यहाँ पर धत्त हो जाना चाहिए, लेकिन धत्त होना चाहिए। तो अगर धत्त होगा तो अनिष्ट रूप बनेगा, इसलिए ना यहाँ बस आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो ना चलो इस सूत्र निषेध कर देता हूँ, यहाँ सवर्ण संज्ञा आकार हकार की दीर्घ प्लुताकार और हकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अब पंक्ति बताइए गौतम भैया। अब पंक्ति बोलिए और उसका अर्थ घटाइए। ए दैतो रो दौतोष तेन दैत्य हरति शीतलम षष्ठम, यह पंक्ति पूरी बोलिए और इसका अर्थ घटाइए। नहीं आता। नहीं आता? नहीं आता। बताइए, गुरुजी ने कितने बार बताया फिर भी अभी आपको नहीं आता है। चलिए ठीक है, राघव जी आइए आप। तेन दत्त से हरति शीतलम षष्ठम, यह पूरी पंक्ति बोलिए और इसका अर्थ बताइए। तेन दैत्यस्य हरति शीतलम षष्ठम सांद्रम इत्येतेषु परेषु एडादिकं न अन्यथा दीर्घादीनामि हकारादीनामपि ग्रहणक शास्त्र बला दक्षत्वम। वो अलग है। आप पहले केवल तेन दैत्य से हरति शीतलम षष्ठम के तेन दधीत्यस्य हरति शीतलम षष्ठम सांद्रम इत्येतेषु परेषु एडादिकं न, इतने का ही बताइए। नहीं आता। नहीं आता? बताइए, गुरुजी ने कितनी बार पढ़ाया, आपको भी नहीं आता है। चलिए जाइए, तैयार करके आइएगा, शाम को फिर से होगा। सुमित भैया अब आप बताइए। तेन से ना जलो ये सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देगा, तो दधि हरति, दधि शीतलम, दधि षष्ठम, दधि सांद्रम, यहाँ एडादि कार्य नहीं होते हैं। पूरा विस्तार से बताइए। कैसे प्राप्त था, कैसे निषेध होता है आदि प्रयोगों में भी। अगर सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेगा ना जलो, तो किसके सवर्ण संज्ञा का? अकार हकार हो, इकार सकार हो, रिकार सकार हो, लिकार सकार हो। अच और हल की बोलिए। अच और हल, अच और सल की, अच और हल की, अच और ना जलो किसकी सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है? और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है। तो अगर इनके सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा तो दधि हरति, यहाँ दधि के ई को यण होने लगेगा, अच पर मिल जाएगा हरति का हा, क्योंकि अच में हा आने लगेगा तो हरति का हा अच पर मिल जाएगा। तो यहाँ कैसे आने लगेगा? कहीं है तो नहीं, अच में अ ई उ, बताइए कैसे आने लगेगा? अच में पूरा अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है, इसमें कहीं हा आया? तो और हा की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, सवर्णी है तो आ से क्या किसका बोध होता है? आ से हा का बोध होने लगेगा, दीर्घाकार का बोध होता है। आ से दीर्घाकार का बोध होता है और उसी तरह से हकार का बोध होने लगेगा, तो अच पर मिल जाएगा हरति का हा,
तो यहाँ यड़ होने लगेगा, इसीलिए सवर्ण संज्ञा का निषेध करेंगे तो दधी अर्थ यहाँ यड़ आदि कार्य नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अब आप बता दीजिए नाच झलऊ में नई समास क्यों नहीं है? नई समास करेंगे तो यहाँ जो नाच जलों में जो ना है वो निषेधार्थक ना है। नई का ना नहीं, अगर नई का ना रखते तो अनाज जलो ये बनने लगता, अनाज जलो बनने लगता। इसलिए यहाँ नई समास नहीं करेंगे तो नाच जलो ही बने। नई समास नहीं करते, इसीलिए नई समास यहाँ नहीं करते हैं। तो समाहार द्वंद समास करते हैं, मतलब शुभ सुपा समास करते हैं। किस सूत्र से करते हैं? सा सुपा से। अन्यथा दीर्घादिनामी हकारादिनामी, यह पूरी पंक्ति बोलिए और इसका भी अर्थ घटाइए। अन्यथा दीर्घादिनाम वकारादिनाम ग्रहणक शास्त्र बलाद अस्तम स्यात्। पहले अन्यथा का अर्थ बताइए। नहीं आता। नहीं आता, ठीक है। आप भी हमसे पुराने हैं, आना चाहिए था आपको। ठीक है, चलिए शाम को अच्छी तैयारी के साथ फिर से मिलते हैं। शिवा भैया, प्रिंस भैया, अमृत भैया, अंबुज भैया, आइए लीजिए। अन्यथा दीर्घादिनामी, इस पूरी पंक्ति का अर्थ बताइए और पहले अन्यथा का अर्थ बताइए। पहले पंक्ति बोलिए। अन्यथा दीर्घादिनाम अकारादिनाम ग्रहणक शास्त्र बला दत्तम स्यात्, तथा ही। नहीं आता है। नहीं आता? नहीं आते। तैयार करके क्यों नहीं आए? करके आइए भैया, शाम को फिर से तैयारी के साथ मिलते हैं। जी, धन्यवाद। ठीक है, जाइए। संस्कार भैया, आइए। अन्यथा दीर्घादिनामी, यह पूरी पंक्ति बोलिए और पहले अन्यथा का अर्थ बताइए। अन्यथा दीर्घादिनाम अभी ग्रहणक शास्त्र बलाद अस्तम स्यात्। अन्यथा का अर्थ है कि ना जलो से अगर सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं ना जलो से सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेंगे। जिस प्रकार आ से दीर्घकार पुरुषाकार का बोध होता था, उसी प्रकार हा का ही होने लगेगा। जिससे आ से हा का बोध होगा, आ से हा का। इसी प्रकार दधी हरती, यहाँ पर दधी का ई क्या है? दधी का ई है और हरती का आ अच में आ जाएगा। कैसे अच में आ जाएगा? जिस प्रकार, क्योंकि अच प्रत्याहार अयुड़ के अच लेकर के एवं के च तक बनता है। अयुज के च तक बनता है, उसमें कहीं भी बीच में ह नहीं है, तो कैसे आ जाएगा अच में? ना जलो जब सवर्ण अच और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेगा तो आ की और हा की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, जिससे हा अच में आ जाएगा। जी, क्यों आ जाएगा? जिस प्रकार आ से प्लुतकार और दीर्घकार का बोध होता है, तो उसी प्रकार वो सभी अच में आ जाते हैं। इस प्रकार ये भी अच में, हा भी अच में आ जाएगा, क्योंकि ये भी सवर्ण हो जाता है। जी, तो ठीक है। हाँ। अब आप ना झलव इति सावर्ण निषेध हो, यह यणात्कम और आदि से क्या लेंगे? और भी क्योंकि प्राप्त है, दीर्घ प्राप्त है। कैसे? और दधी शीतलम, यहाँ पर दधी के ई में और शीतलम की ई में क्या दीर्घ प्राप्त रहता है? शीतलम जो सी है, सी सा अथवा सी और स ई में, स ई में साई। बताइए, क और स की सवर्ण संज्ञा हो, स और ई की सवर्ण संज्ञा होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। कैसे? ना झलऊ रहेगा तब या फिर नहीं? निषेध नहीं करेगा? ना जलो जब निषेध नहीं करे तब सवर्ण संज्ञा होगी, जब ना जलो निषेध करे सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। अब आप ना झलवती सावर्ण निषेध हो, यह पूरी पंक्ति बोलिए। ना झलवती सावर्ण निषेध हो, यह पूरी पंक्ति बोलिए और इसका अर्थ घटाइए। ना जलो
न जलति सावर्ण निषिद्धो यद्यप्याक्षर समाम्नायिका नामेव तथापि हकारस्य कारो न तथापि हकारस्याकारो न सवर्णा तत्राकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात् फिर से एक बार बोलिए पंक्ति। न जलति सावर्ण निषिद्धो यद्यप्याक्षर समाम्नायिका नामेव तथापि अकारस्याकारो न सवर्णा तत्राकारस्यापि प्रश्लितत्वात् तेन विश्वभावी इत्यत्र होड़ा इति दत्तम न भवति। तो कह रहे कि नाच में अक्षर समामना है आ ई उ रिल री, अक्षर समामना में पढ़ित आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इनका ही बोध होता है कि दीर्घ प्लुत का भी बोध होता है। तो कहते हैं कि नाच जलोक्य में अक्षर समामना है आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इनका ही बोध होता है, दीर्घ प्लुत का बोध नहीं होता है। क्यों दीर्घ और प्लुत का बोध नहीं होता है? क्योंकि ना जलो सवर्ण संज्ञा में आ जाता है जिससे ना जलो सवर्ण संज्ञा में जिससे अड़ु सवर्ण से प्रत्यय ये ना जलो के अच में नहीं लगता है, जिससे दीर्घाकार प्लुताकार का बोध नहीं होता है। ठीक है, दीर्घादियों का बोध नहीं होता है। अब बोलिए। अब यहाँ पर कहते दीर्घाकार का बोध नहीं होगा तो यहाँ पर आ से दीर्घाकार से हा का बोध होने लगेगा, हा से दीर्घाकार का सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। तो विश्वभावी यहाँ पर पा का जो यहाँ पर डट हो रहा है सूर्य डट होने लगेगा। यहाँ पर क्या इसलिए ना जलो वो इसलिए दीर्घ आदि का इसमें बोध करना चाहिए। दीर्घार अतः ना जलो के अच में ना जलो के अच में अक्षर समामना है आ ई उ री, नहीं गलत बता रहे हैं। ना जलो के अच में दीर्घ प्लुत का ही बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाजलों में दीर्घाकार प्लुताकार का प्रश्लेष करना चाहिए। समझे कि नहीं? जब प्रश्लेष कर देंगे तो क्या होगा? प्रश्लेष कर देंगे क्या यहाँ पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो किसकी नहीं होगी? अकार अकार की, इकार सकार की, रिकार सकार की, बोलिए। दीर्घाकार की हकार के साथ, दीर्घाकार की हकार के साथ, हकार की दीर्घ के साथ सवर्ण संज्ञा, प्लुताकार की हकार के साथ, दीर्घाकार की हकार के साथ प्लुताकार और अच का हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। अच्छा, और हल्की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। प्रिंस भैया आइए, अमृत भैया आप आइए। अर्जित षडश प्रत्यय सूत्र का व्याख्या करिए। करिए व्याख्या। अर्जित सूत्र से जब अर्जित सवर्ण से च प्रत्यय, अर्जित सवर्ण से च प्रत्यय, ये 5 पदों का सूत्र है। पहले सूत्र फिर से एक बार बोलिए। अर्जित सवर्ण से च प्रत्यय, ये 5 पदों का सूत्र है। एक बार फिर से बोलिए और माइक ऊपर करके बोलिए। अड़ुदित सवर्ण से च प्रत्यय, ये 5 पदों का सूत्र है। अड़ुदित सवर्ण से च अप्रत्यय, हाँ, आड़ प्रथमांत है, उदित प्रथमांत है, सवर्ण से षष्ठांत पद है, च अव्यय पद है और प्रत्यय भी प्रथमांत है। इसका अर्थ है विधिमान भिन्न आड़ अपने सवर्णियों का बोधक होता है, उदित अपने आदि वर्ण के सवर्णियों का बोधक होता है। और इसमें क्या होता है? अब घटाइए, कहीं पर भी किसी भी उदाहरण घटाइए। नहीं आ रहा है? आ रहा है, रुको उदाहरण बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी सोचिए। सोच अभी तो पढ़े हैं, भूल गए क्या? बता रहा हूँ, उदाहरण याद करेंगे। बताइए। हाँ, ये दाई तो रो दो
ये दैतोर उदवतोर नमिता समणियम। ये क्या बता रहे हैं? पंक्ति है, इसमें इस घटता है। पंक्ति ना बताइए, उदाहरण बता घटा दीजिए। उदाहरण है आयौच। आयु सूत्र, आयौच सूत्र है, इसमें ये इसलिए उपदेश है। अर्जित सड़स प्रत्यय का उदाहरण घटाइए, प्रत्याहार सिद्धि नहीं। प्रत्याहार सिद्धि नहीं करना है। ठीक है, आगे से तैयार करके आइएगा। शाम को फिर मिलेंगे, शाम को फिर मिलेंगे। उदाहरण बता दीजिए। ई कोई अड़ची का ई, इक। इसको घटा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बाद में घटाएंगे, शाम में मिलते हैं। अभी घटाने के लिए भैया लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। आप बताइए, आप ए दैतोरो दैतोश्च नाम था सावड्यम, यह पूरी पंक्ति बोलिए और घटाइए। ए दैतोर उदवतोर नाम यथा सामान्यम ए औचिति इति सामान्य निषेधो अयौच इति सूत्राणाम सामाध्यात् तेन च चतुर्विशे तेन उधर देख करके बोलिए और तेज बोलिए। तेन चतुर्विंशतेः संज्ञा स्यूरि नापादनीयम। इसका अर्थ है ए और आई की क्या सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा ए आई और ओ और की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ए आई और ओ और की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी तो यहाँ पर ए से आई का बोध होने लगेगा, ओ से औ का बोध फिर से बताइए। ए और आई की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती और ओ औ की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती? तो ए और आई की सवर्ण संज्ञा होगी तो क्या ए से आई का बोध होने लगेगा, ओ से औ का बोध होने लगेगा। तो ये ए औ सूत्र ये क्यों बना है? तो क्या आई औ ये सूत्र क्यों बना है? तो आई औ सूत्र पाणिनि जी ने बनाया है, लेकिन तो इससे पता चल आई औ यह सूत्र बना है। क्या सूत्र बनाते हैं? ए अंग से काम चल जाता। कैसे? तो आई औ सूत्र क्यों बना है? कैसे अंग से काम चल जाता? आई का बोध होने लगता है, ओ से औ का बोध होने लगता है, इस कारण हो जाता। तो आई औ ये सूत्र क्यों बना है? तो पाणिनि जी ने आई औ सूत्र बनाया है, इस कारण क्या ए आई की ओ औ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। और तेन चतुर्विंशतेः संज्ञा स्यूरिति नापादनीयम। तो या एज की क्या 24 प्रकार के 24 प्रकार के होते हैं, ये ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? कितने एज 12 प्रकार के होते हैं। कैसे? एज 12 प्रकार के होते हैं, 24 प्रकार के नहीं होते। एज 12 प्रकार के होते हैं, उसमें क्या ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व के 6 नहीं होते, दीर्घ और प्लुत के 6 होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके शिवांश भी आप आइए। तपरस्तत्कालस्य यह सूत्र बोलिए और इसका व्याख्या करिए अच्छे से। तपरस्तत्कालस्य ये 2 पदक सूत्र है। तपर तत्कालस्य पद बोलिए, व्याख्या करिए भैया। अभी तो आप सूत्र ही बस बोले हैं। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तेज बोलिए। नहीं आ रहा। ठीक है, फिर हम लोग शाम को मिलेंगे। सभी को नमो नमः, ओम नमो नारायण। अब हम लोग शाम को मिलेंगे।